आज पढ़ने वाले हम मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। अच्छा, आप लोग मधुमक्खियों के छत्ते देखे होंगे, ठीक है। उन मधुमक्खियों के छत्ते में हम ये जानना चाहिए, पहले बताइए कि एक छत्ते में कितने प्रकार की मधुमक्खी होती है? एक छत्ते में कितने प्रकार की मधुमक्खियां होती है जी? कोई एक कह रहा है, कोई दो कह रहा है, कोई चार कह रहा है, लेकिन तीन तो कोई कह ही नहीं रहा है। एक छत्ते में कितने प्रकार की मधुमक्खी होती है? तीन प्रकार की मधुमक्खी होती है। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की मधुमक्खी होती है। कहिएगा कि कौन कौन सी मधुमक्खियां होती है? तो एक होता है नर, जिसे हम बोलते हैं ड्रोन मधुमक्खी। क्या बोलते हैं इसे? हम ड्रोन मधुमक्खी बोलते हैं, जिसे हम नर मधुमक्खी भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी मधुमक्खी कौन सी होती है? श्रमिक। कौन सी होती है? श्रमिक, या फिर इसे हम बोलते हैं कामगार मधुमक्खी। क्या बोलते हैं इसे? हम कामगार मधुमक्खी बोलते हैं इसे, ठीक है। और एक तीसरी कौन सी मधुमक्खी होती है? आप लोग तो ये जानते होंगे, रानी मधुमक्खी। कौन सी होती है? क्या केवल आप लोगों ने कहानियों में ही सुना है कि रानी मधुमक्खी होती है, कि क्या रियल में भी एक छत्ते में रानी मधुमक्खी होती है? ये बात याद रखिएगा कि रानी मधुमक्खी वास्तव में ही होती है। ये एक छत्ते में ये तीन प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं, ठीक है, जिसमें एक होता है नर, यानी कि जिसे हम ड्रोन मधुमक्खी भी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये होती है दूसरी श्रमिक, जिसे हम कामगार मधुमक्खी बोलते हैं, और एक रानी मधुमक्खी होती है। अच्छा, हम इसमें गुणसूत्रों की बात कर लेते हैं कि कौन सा किसमें कितना गुणसूत्र होता है। ये बताइए कि ये जो नर या ड्रोन मधुमक्खी है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 16 होता है। कितना होता है जी? 16। और ये श्रमिक कामगार मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 32। ये रानी मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसमें भी याद रखिएगा कि इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 32 ही होती है। तो ये तो अपने आप में ये द्विगुणित है। ये क्या है जी? ये भी क्या है ये? लेकिन ये तो आधा ना है जी, तो इसका मतलब ये क्या है? अगुणित ना है। ये क्या है? ये अगुणित। देखिए, ये द्विगुणित और ये क्या है? क्योंकि ये इसका क्या है? आधा है। तो हम ये जानेंगे कि आखिर ये तीनों मधुमक्खियां बनती कैसे हैं। एक रानी मधुमक्खी, एक श्रमिक मधुमक्खी जिसे आप कामगार मधुमक्खी बोलते हैं, और एक जो है नर या ड्रोन मधुमक्खी। इन तीनों मधुमक्खियां बनती कैसे, इनका निर्माण कैसे होता है, और इनका कार्य क्या है, हम ये भी समझने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जब एक आपको पता है कि जब निषेचन की क्रिया होगी तो एक होती है मादा और एक नर। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मादा मधुमक्खी जो होती है वो दो तरह की होती है। कितने तरह की होती है? एक श्रमिक मधुमक्खी भी मादा ही मधुमक्खी होती है, और एक रानी मधुमक्खी भी क्या होती है? वो मादा मधुमक्खी होती है। तो हम ये जानेंगे कि ये जो मादा मधुमक्खियां होती है, उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 32। और जिसे हम नर या फिर ड्रोन मधुमक्खी बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे इसे हम? ड्रोन। इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 16। अब ये जो मादा मधुमक्खी होती है और ये जो नर या ड्रोन मधुमक्खी होते हैं, आइए जानते हैं हम इसके बारे में। आपके मन में एक और सवाल होगा कि सर, आपने बोला कि ये जो श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं वो भी मादा ही होती हैं, और ये जो रानी मधुमक्खी होती है वो भी मादा ही होती है, तो आखिर यहाँ पे जो आपने मादा लिखा है वो कौन सा है? क्या ये श्रमिक मधुमक्खी है कि ये जो है रानी मधुमक्खी है? तो ये याद रखिएगा, रानी मधुमक्खी है। कौन सी मधुमक्खी है? रानी मधुमक्खी। क्योंकि श्रमिक मधुमक्खियां जनन नहीं कर सकती, ठीक है। अब कैसे नहीं कर सकती हैं उसको हम अभी ही जानने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये कौन सी मधुमक्खी है? रानी मधुमक्खी, और ये है ड्रोन मधुमक्खी। इसे हम नर भी बोलते हैं। अब क्या होगा कि इसमें सबसे पहले किसका निर्माण होगा? निषेचन से पहले युग्मक का निर्माण होता है कि नहीं होता है? युग्मक बनेगा ना जी। तो जब युग्मक बनेगा तो ये 32 को गुणसूत्र है, तो इसमें 16-16 के युग्मक बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे ना। तो ये क्या हो गया? 16-16 के युग्मक बन गया। कौन से विभाजन के फलस्वरूप? अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप। कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो 16-16 के दो युग्मक बन गए, ठीक है। किस में? मादा में। इतना तो आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया है।
नर या ड्रोन मधुमक्खी। अब इसमें कौन सा विभाजन होगा? इसमें क्या अर्धसूत्री होगा? नहीं ना होगा जी, ये तो ऑलरेडी ये अगुणित है। ये क्या है? ये तो ऑलरेडी अगुणित है, ये द्विगुणित है, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। लेकिन ये तो ऑलरेडी ना अगुणित है, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा? नहीं होगा। इसमें कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा। और जब समसूत्री विभाजन होगा तो 16 को गुणसूत्र का यहाँ पे कितना लिखा जाएगा? 16 ही लिखा जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अब होगी निषेचन की क्रिया। ये मादा युग्मक और ये नर युग्मक दोनों मिलेंगे आपस में, तो ये 16 और 16 कितना हो जाएगा? 32। जो संतान बनेगा तो उसमें कितना गुणसूत्र होगा? अब ये मधुमक्खी नर होगी कि मादा, ये बताइए? मादा। 32 गुणसूत्र किसमें होते हैं? मादा में। यहाँ पे 16 गुणसूत्र रहता तो नर कहते, लेकिन ये गुणसूत्र कितने हैं? तो ये मधुमक्खी कैसी बनेगी? ये तो सिंपल है कि ये मधुमक्खी कैसी होगी? मादा मधुमक्खी होगी। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल होगा कि सर ये एक युग्मक तो इसके साथ मिलके मादा मधुमक्खी बना दी, लेकिन ये दूसरा युग्मक तो ऐसे ही रह गया कुंवारे, तो आखिर इसका क्या इलाज है? क्या ये ऐसे ही रहेगा, नष्ट हो जाएगा? नहीं। आप लोगों ने एक जनन का नाम सुना होगा, अनिषेक जनन नाम सुने हैं? जिसमें बिना निषेचन के ही नए जीव का क्या हो जाता है? निर्माण। तो उसको हम क्या कहते हैं? ये पाया जाता है इन मधुमक्खियों में। कौन सा जनन? अनिषेक जनन। इसके जो युग्मक है ना, इस युग्मक में कौन सा जनन होगा जी? और ये डायरेक्ट किस चीज में बदल जाएगा? यानी कि नर या फिर ड्रोन में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? नर या फिर ड्रोन में। ये डायरेक्ट जीव में बदल जाएगा। इसमें जो एक युग्मक बच जाता है ना, तो एक जो मादा युग्मक बच गया है उसमें अनिषेक जनन होगा। अनिषेक जनन कहने का मतलब यह है कि इसमें किसी भी निषेचन की आवश्यकता नहीं है। वो जीव में जो है उसके युग्मक में डायरेक्ट वो क्षमता होती है कि उसमें सभी जननांग विकसित हो जाए और वो नए जीव में तब्दील हो जाए, तो उसी को हम बोलते हैं अनिषेक जनन। और यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये अनिषेक जनन करके 16 गुणसूत्रों वाला जीव बनाता है। और 16 गुणसूत्रों वाला जीव कौन सा होता है? नर या फिर ड्रोन। यही ना है जी। लेकिन अब सवाल ये रह गया कि सर ये जो मादा मधुमक्खी बनी है, ये 32 गुणसूत्रों वाली, ये श्रमिक होगी कि ये जो है रानी होगी? अच्छा, मादा मधुमक्खी तो आपको पता है ना, 2 तरह की होती है। एक कौन सी? श्रमिक। और एक कौन सी होती है? रानी। यही ना है। तो आखिर ये इन दोनों में कौन सी मधुमक्खी होगी? अब डिपेंड करता है कि इसको कौन सी मधुमक्खी बनाया जाएगा। ठीक है। ये श्रमिक मधुमक्खियों पे डिपेंड करता है। जो पहले से श्रमिक मधुमक्खियां है ना, वो डिसाइड करेंगी कि इसमें जो है किसको रानी बनाना है और किसको क्या बनाना है? श्रमिक। कहिएगा कि ऐसा भी होता है क्या? जी। जब ये मधुमक्खियों के लार्वा बनते हैं ना, तो उसी समय क्या किया जाता है कि जिन मधुमक्खियों को रानी मधुमक्खी बनाना होता है, उनको एक विशेष प्रकार की जेली खिलाई जाती है, जिसका नाम है रॉयल जेली। क्या नाम है इसका? रॉयल जेली। ये जो श्रमिक मधुमक्खियां होती है ना, छत्ते में इनकी बहुत अहम भूमिका होती है। सारा शहद बटोरना, छत्ते की देखभाल करना, ठीक है, फिर उसके बाद जो भी बाल बचे हुए उनको पोसना, ये सब किसका काम होता है? श्रमिक मधुमक्खियों का। लेकिन खुद का बेचारी का बाल बच्चा नहीं होता है, लेकिन दूसरे के बाल बच्चों को ये पोसती है। कौन? श्रमिक मधुमक्खियां। अब जो जिसको रानी बनाना होता है उसको ये खिलाएंगी रॉयल जेली। कहिएगा कि ये कहां से लाएंगी? तो इनके सिर पर जो होता है ये रॉयल जेली जो है स्रावित होता है, बनता है वहीं शीर्ष भाग पे। तो वहीं रॉयल जेली जिसको खिलाएंगे ना, उसी लार्वा से जो है उसमें जननांग विकसित होगा, और जननांग विकसित होगा तो वो क्या बन जाएगी? रानी मधुमक्खी। और जिसको ये रॉयल जेली नहीं खिलाया जाएगा वो मादा तो होगी, लेकिन उसमें मादा जननांग विकसित नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो है इस रानी मधुमक्खी को, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 5 से 10 मधुमक्खियां सेलेक्ट की गई, इन 5 से 10 मधुमक्खियों में क्या किया गया है कि 5 से 10 मधुमक्खियों को रानी बनाना है। भाई कोई हो सकता है कि अगर हम एक को सिलेक्ट करेंगे और अगर एक नष्ट हो जाए तो फिर रानी कहां से बनेगी? इसीलिए 5 से 10 मधुमक्खियों के लार्वा को इकट्ठा किया जाता है, उन सबको एक साथ रॉयल जेली खिलाई जाती है, और जिसमें सबसे पहले जिससे रानी मधुमक्खी बन जाती है तो वो बनते ही बाकी सब लार्वा को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है, ताकि एक अकेले ही वो छत्ते में राज करेगी।
एक छत्ते में सिर्फ और सिर्फ कितनी मधुमक्खियां होती है? रानी मधुमक्खी एक। रानी मधुमक्खी एक होगी और उसे बनाया जाएगा। कौन बनाएगी ये? तो ये श्रमिक मधुमक्खियां बनाएंगी। कौन बनाएंगी? और जिनको रॉयल जेली नहीं खिलाया जाएगा उसमें मादा जननांग विकसित नहीं होगा और वो केवल एक बंध्य बन के रह जाएंगी। मादा तो रहेंगी लेकिन कभी जनन नहीं कर सकती है। जनन भी कौन करेगी? रानी। अब एक कहानी और है कि ये जो रानी मधुमक्खी है इससे तो निषेचन करेगा ड्रोन मधुमक्खी, क्योंकि नर तो यही ना है। लेकिन जो ड्रोन मधुमक्खी इस रानी मधुमक्खी के साथ एक बार निषेचन की क्रिया कर लेगा वो ड्रोन मधुमक्खी उसी समय मर जाएगा। ठीक है। अब देखिए इनकी एक अजीबोगरीब कहानी है। जैसे ही कि ये ड्रोन मधुमक्खी जो है ना, ये क्या करता है कि रानी मधुमक्खी के साथ जैसे ही संबंध बनाता है तो इसके नर जननांग फट जाते हैं और संबंध के बाद और उसके बाद ये नर मधुमक्खी जो है जमीन पर गिर करके ये मर जाते हैं। कैसे कि जो मादा जननांग होता है उस मादा जननांग में इसके नर जननांग जो है फंस जाते हैं और ये कितना भी निकालने की कोशिश करते हैं वो नहीं निकलता है और उसी में टूट जाता है। और टूट जाता है तो ये जो नर मधुमक्खी है वो नीचे गिर जाता है और गिर करके वहीं पे मर जाता है। अच्छा, ये एक सुरक्षा की दृष्टि से भी है। जो भी मान लीजिए कि नर युग्मक गया है इस मादा मधुमक्खी में, वो मादा मधुमक्खी में जो नर युग्मक है वो अंदर सुरक्षित रहे, इसीलिए वहां पे वो टूट के फंसता है। ये भी एक प्रकृति का नियम ही है। दूसरा कि उसी समय कोई दूसरा नर मधुमक्खी निषेचित न करे, फिर से निषेचन की क्रिया न करे उस मादा मधुमक्खी के साथ, इसीलिए ये रास्ता जो है ब्लॉक रहता है। तो इसीलिए एक बार जो नर मधुमक्खी जो है अगर किसी मादा मधुमक्खी यानी कि रानी मधुमक्खी के साथ संबंध बना लेगा तो वो उसी समय उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, यानी कि वो मर जाते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों मधुमक्खियां बनती है। ये नर मधुमक्खी जो कि अनिषेक जनन के फलस्वरूप बनता है, निषेचन के फलस्वरूप मादा मधुमक्खी बनती है। लेकिन उसको रानी बनाना है कि श्रमिक बनाना है यह डिपेंड करता है बाकी मधुमक्खियों पे। रानी बनाना है तो उसे क्या खिलाया जाएगा? रॉयल जेली। और रॉयल जेली खिला करके उसको क्या बना दिया जाएगा? रानी मधुमक्खी। जिसको रॉयल जेली नहीं खिलाया जाएगा उसमें मादा जननांग विकसित नहीं होगा और वो रानी मधुमक्खी नहीं कहलाएगी। इसी को हम बोलते हैं श्रमिक मधुमक्खी।